प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक, नए समसामयिक घटना के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। अभी के दिनों में बहुत ही चर्चा में भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद चल रहा है। अब हम पूरे वीडियो में समझेंगे कि सीमा का विवाद का कारण क्या है, कि किस घटना के कारण इतना दोनों में गतिरोध उत्पन्न हुआ है। अभी हाल के दिनों में, अभी कुछ दिन में न्यूज़ में आया था कि नेपाल पुलिस के द्वारा भारतीय क्षेत्र में गोलीबारी किया गया, या बहुत तरह की घटना ऐसे घट रही है भारत नेपाल के बीच में। अभी आज का ही न्यूज़ में एक घटना था कि बिहार के कोसी नदी, जहां पर इन लोगों का बांध वगैरह है, तो बांध के मरम्मत करने की अनुमति नेपाल नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है, क्या इसके पीछे कारण है, इस सारी बातों का आज हम पूरा विस्तार पूर्वक इसके बारे में देखेंगे। क्या कारण से दोनों के बीच में गतिरोध उत्पन्न हुआ है। तो सबसे पहले समझने के लिए बात है कि नेपाल क्या है। नेपाल एक छोटा कंट्री है। नेपाल एक छोटा कंट्री है जो चीन और भारत के बीच में स्थित है। नेपाल भारत और चीन के बीच में स्थित है, और नेपाल को लैंड लॉक्ड कंट्री कहा जाता है। लैंड लॉक्ड कंट्री कहने का अर्थ है कि नेपाल चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। नेपाल तीन साइड भारत से और एक साइड चीन से घिरा हुआ है। और लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं नेपाल को इसीलिए कि चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है नेपाल। और दूसरी बात कि नेपाल को बफर कंट्री भी कहते हैं। नेपाल को बफर कंट्री इसलिए कहते हैं, बफर कंट्री उसे कहा जाता है जब दो बड़े देशों के बीच एक छोटा देश रहता है, वैसे कंट्री को बफर कंट्री कहते हैं। तो नेपाल चीन और भारत के बीच में स्थित है, तो इसीलिए बफर कंट्री भी कहते हैं और लैंड लॉक्ड कंट्री भी कहते हैं। अब आगे समझने की बात है कि नेपाल और भारत के बीच में 1751 किलोमीटर लंबी सीमा की दूरी है। 1751 किलोमीटर लंबी सीमा बनती है भारत और नेपाल के बीच में। भारत और नेपाल के बीच में संबंध बहुत प्रगाढ़ है। बहुत ऐसा एक ही कंट्री है भारत कि जहां पर भारत के भी नागरिक नेपाल जा सकते हैं और नेपाल के कंट्री भी हमारे देश में आ सकते हैं। इतना हम लोग में प्रगाढ़ संबंध है हम लोग में। पर ये संबंध में बिगाड़ कहाँ से आया, ये बिगाड़ का कारण क्या है, अब इसके बारे में बात करना है। तो इसके बारे में बात करने से पहले हमको नेपाल के बारे में कुछ ऐतिहासिक घटना के बारे में उसका चर्चा करना होगा। तो इसके लिए हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। एक इंडिया का ये मानते इंडिया का पूर्वी साइड में एक छोटा सा कंट्री नेपाल है। देख पा रहे हैं, ये नेपाल है। इधर तराई एरिया है, तराई क्षेत्र है नेपाल का। इधर आपका उत्तराखंड हो गया, इधर सिक्किम हो गया, इधर पे चीन हो गया। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है, अब इसका हिस्ट्री समझते हैं कि अभी भारत और नेपाल के बीच में काला पानी
विवाद उत्पन्न है। काला पानी विवाद उत्पन्न है। काला पानी है कहाँ? तो काला पानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में अवस्थित है। काला पानी अवस्थित है। अब हम चलते हैं, एक और डायग्राम हम बनाते हैं कि ए वाली एरिया ये महाकाली नदी है। ए वाला पॉइंट काला पानी है। एक लिपू लेक दर्रा है और ये लिम्पाधुरा क्षेत्र है। इधर आपका नेपाल हो गया, इधर आपका चीन हो गया और इधर आपका भारत हो गया। देखिए, इधर आपका उत्तराखंड हो गया, इधर आपका नेपाल हो गया, इधर आपका सिक्किम वगैरह हो गया। अब इसके इतिहास में चलते हैं कि काला पानी, लिम्पाधुरा और लिपू लेक दर्रा के बीच में विवाद का कारण क्या है? तो देखिए, 19वीं सदी में एक गोरखा राजा थे। गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह थे। पृथ्वी नारायण शाह थे। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था और नेपाल में पृथ्वी नारायण शाह जो गोरखा राजा थे उनका शासन था। नेपाल पृथ्वी नारायण शाह के समय बहुत विकास किया। इसलिए विकास किया पृथ्वी नारायण शाह के कि पृथ्वी नारायण शाह बहुत ही मजबूत राजा थे और उसने क्या किया कि नेपाल का सीमा देख रहे हैं, नेपाल यहाँ है, नेपाल के सीमा के अलावे लिपू लेक, काला पानी, लिम्पाधुरा, पिथौरा, क्या बोलते हैं इसको, लिम्पाधुरा, लिपू लेक, काला पानी, इधर सिक्किम, कुमाऊं, इस सारे पे विजय प्राप्त कर लिया। किसने? पृथ्वी नारायण शाह ने। नेपाल के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने भारत के अधिकांश एरिया जो उस एरिया के थे सभी को, सिक्किम को, लिपू लेक को, काला पानी को, लिम्पाधुरा को, कुमाऊं को, गढ़वाल को, और यही गढ़वाल और कुमाऊं मिल करके उत्तराखंड बनता है, जिला है उत्तराखंड में। यहाँ तक देखिए, नेपाल का एरिया यहाँ तक है और पूरा पृथ्वी नारायण शाह पूरा जीतते पूरा उत्तराखंड के एरिया तक, यहाँ तक पूरा कब्जा कर लिए। उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का राजा था और नेपाल के राजा थे पृथ्वी नारायण शाह 18वीं शताब्दी में। अब क्या किए कि पृथ्वी नारायण शाह पूरे के पूरे एरिया पर कवर कर लिए। तब इसकी चौहद्दी जो है नेपाल की, वो कहाँ से कहाँ चल गई। सिक्किम के पास में एक तीस्ता नदी है, आप लोग अथी में पढ़ते होंगे कि ये मान लेते नेपाल है। तो पृथ्वी नारायण शाह के जीतने के पश्चात इसकी एरिया बढ़ करके सतलज नदी और तीस्ता नदी तक हो गई। पृथ्वी नारायण शाह जो एक्वायर किए पूरा भारत के क्षेत्र को, तो इसका नक्शा बदल करके सतलज से तीस्ता नदी तक चला गया।
जब सतलज से तीस्ता नदी तक चला गया तो अंग्रेज क्या किए, अंग्रेज पृथ्वीनारायण शाह पर आक्रमण किए, पृथ्वीनारायण शाह पर आक्रमण किए 1814 ईस्वी में। 1814 ईस्वी में आक्रमण किए। जब आक्रमण स्टार्ट हुआ 1814 में, इस आक्रमण को कहा जाता है अंग्रेज नेपाल युद्ध। एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ, स्टार्ट हुआ 1814 ईस्वी में। जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो पृथ्वीनारायण शाह धीरे धीरे हारते चले गए। हारने के पश्चात अंग्रेज के जो सेनापति थे सर डेविड, अंग्रेज के सेनापति थे सर डेविड, उसने 1815 ईस्वी में नेपाल के पालवा जगह को एक्वायर कर लिया, छीन लिया। छीनने के पश्चात पूरा तराई एरिया, सारा एरिया पर कब्जा कर लिया। तब दोनों के बीच में, अंग्रेज और नेपाल के बीच में 1816 ईस्वी में बिहार चंपारण के सुगौली में एक संधि हुई। देखिएगा, ध्यान से दीजिए, देखिएगा। पहली बात, अभी तक जितनी बात को हम एक बार और रिवीजन कर देते हैं आपको, कि नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री उसे कहते हैं, वैसा देश जो चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है। और बफर कंट्री भी कहते हैं, बफर क्षेत्र भी इसलिए कहते हैं कि दो बड़े देशों के बीच में नेपाल सीमित है। अब हम उसका हिस्ट्री पर चल रहे हैं कि काला पानी विवाद आखिर हुआ क्यों, कारण क्या हुआ। तो हम लोग हिस्ट्री में चल रहे हैं कि भारत के सबसे ऊपरी इलाके में नेपाल एक छोटा सा कंट्री है। नेपाल के पूर्वी में उत्तराखंड है, इधर पूरा पश्चिम में सिक्किम है, यही परिस्थिति है। और आपको ये भी बताया गया कि जब हमारे यहाँ अंग्रेज का शासन था, उस समय नेपाल के राजा थे पृथ्वीनारायण शाह। वो बहुत ताकतवर थे। आज भी हमारे मिलिटेंट में गोरखा रेजिमेंट है। क्यों है कि गोरखा रेजिमेंट इसलिए है कि गोरखा लोग बहुत ताकतवर होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र पर लड़ने में बहुत कुशल होते हैं। तो हमने उनको रेजिमेंट पर उनको शामिल कर लिया है। पृथ्वीनारायण शाह धीरे धीरे भारत के क्षेत्र के अंदर अपनी विजय गाथा को करने लगे। सिक्किम, लिपुलेख, काला पानी, लिम्पाधुरा, उत्तराखंड के कुमाऊं, गढ़वाल तक जीत गए। तब उनका एरिया बढ़ के हो गया सतलज से तीस्ता नदी, सतलज से तीस्ता नदी। परंतु एक्चुअल नेपाल का सीमा इसको बताएंगे कि महाकाली से, इसकी बाद में महाकाली से उसका महाकाली नदी तक इसका क्षेत्र है। परंतु बढ़ के कहाँ तक चला गया, आपका चल गया कहाँ तक, सतलज तक चला गया। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि जब पृथ्वीनारायण शाह, जब नेपाल के राजा भारत पर आक्रमण किए और उसकी एरिया को कवर किया, तब अंग्रेज ने पृथ्वीनारायण शाह पर आक्रमण किया 1814 ईस्वी में। 1814 ईस्वी में जब किया सर डेविड के नेतृत्व में, तो जब अंग्रेज नेपाल के एरिया में घुसा तो सबसे पहले पाल्पा नगर को विजय किया और अंदर घुसा तो नेपाल डर गया और नेपाल डर करके अंग्रेज से समझौता किया। और उस समझौता को 1816 में सुगौली की संधि कहते हैं, सुगौली की संधि कहते हैं। और इस संधि में क्या हुआ था, सुगौली की, बहुत आता है क्वेश्चन, सुगौली की संधि
1816 ईस्वी में हुआ। क्या हुआ कि मजबूरन नेपाल को भारत का जो हिस्सा जो था उसको वापस करना पड़ा। इसमें क्या क्या चीज़ वापस किए? इसके वापस किए सिक्किम, गढ़वाल, कुमाऊं, लिपुलेख, लिम्पाधुरा, काला पानी। यह इस संधि में तय हुआ कि आप जो भारत का क्षेत्र जो हासिल किए हैं उसे भारत को लौटा दीजिए, मतलब अंग्रेज को दे दीजिए। तो नेपाल का जो राजा था सारी संधि को स्वीकार करते हुए सिक्किम, गढ़वाल, कुमाऊं, लिपुलेख, लिम्पाधुरा, काला पानी को भारत के हवाले कर दिया। भारत का जब हवाले कर दिया तब अब क्या हुआ? अब देखिए, इसी को कहते हैं सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में। बहुत आता है क्वेश्चन। ये भी बताए आपको कि सुगौली कहाँ पर है। तो सुगौली है भारत के नेपाल में। क्या सुगौली कहाँ पर है? बिहार के चंपारण जिले में सुगौली की संधि हुई थी अंग्रेज और पृथ्वी नारायण शाह के बीच में। तो अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसे हम इरेज करके आपको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए क्या हुआ। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिए। एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, पृथ्वी नारायण शाह सुगौली की संधि के स्वीकार करते हुए भारत के क्षेत्र को छोड़ दिया। तो जो अभी तक नेपाल का सीमा जो बढ़ करके सतलज से तीस्ता नदी तक था, वह घट करके इसका चौहद्दी जो हो गया महानदी से मेची नदी तक। महानदी से कहाँ? मेची नदी तक हो गया इसका एक्चुअल। अब बाकी सब महानदी से मेची नदी तक हो गया। और इसका जो लिपुलेख, काला पानी और लिम्पाधुरा, मतलब उत्तराखंड के सब भारत में मिल गया। मतलब यहाँ से भारत की सीमा, यहाँ से नेपाल की सीमा। तो अब दिक्कत क्या हुई? 3600 मीटर ऊंचाई पर अवस्थित है काला पानी का। ये नदी क्या हुआ है? महाकाली नदी है। इसको इंडिया में शारदा नदी बोलते हैं और नेपाल में इसको महाकालीन नदी बोलते हैं। देखिए दिक्कत क्या हुआ, आप जितना समझ गए कि पृथ्वी नारायण शाह के जीतने के पश्चात नेपाल अपनी सीमा को सतलज और तीस्ता तक ले गया, परंतु सुगौली की संधि के पश्चात उसका क्षेत्रफल महानदी से मेची नदी तक हो गया। तो मतलब लिपुलेख, काला पानी, लिम्पाधुरा वगैरह तो भारत की सीमा हो गई। तो झगड़ा कहाँ से हुआ? अब सुना जाए झगड़ा कहाँ से हुआ। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, ध्यान सुनिएगा। झगड़ा कहाँ से हुआ? देखिए क्या है, इधर है आपका सिक्किम, यहीं पर है नाथुला दर्रा
ना पढ़े होंगे, नाथुला दर्रा और लिपुलेख दर्रा है। देखिए भारत क्या कर रहा था, भारत कि व्यापार मार्ग को पहुंचाने के लिए, सुगम बनाने के लिए और सुगम बनाने के लिए जो नाथुला दर्रा की होकर के हम लोग जाते थे चीन की ओर, अब हमने सोचा, और एक मंदिर भी जो यहाँ बहुत फेमस मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, बहुत फेमस है, शंकर जी का मंदिर है यहाँ पर। शंकर जी का मंदिर है जो कि साल भर में एक बार खुलता है, बहुत कठिन जाने का रास्ता है। तो हमको अगर उस मंदिर तक जाना है, उस मंदिर तक जाना है तो आपको पूरा नाथुला दर्रा होते हुए जाना पड़ता था। अमरनाथ मंदिर अगर किसी को जाना है तो देखिएगा, डायग्राम देखिएगा यहाँ पर, अगर अमरनाथ मंदिर जाना है किसी श्रद्धालु को तो वह नाथुला दर्रा होके जाता था पूरा। काहे कि महाकाली और काला पानी जो लिपुलेख दर्रा है ये पूरी तरह से पहाड़ पर है, ये बहुत ही संकीर्ण रास्ता है, बहुत ही दुर्गम रास्ता है। तो हमको जाना है ऐसे, पूरा घूम के जाते थे हम, या व्यापार भी करना है हमको चीन से तो हमको पूरा नाथुला दर्रा वगैरह से चीन हमको करना पड़ता था। तो हमने क्या सोचा कि अगर लिपुलेख तो उत्तराखंड में है, नेपाल भारत में है, अगर हम लिपुलेख में ही अगर पहाड़ को काट करके, अगर हम यहाँ पर पहाड़ को काट करके अगर रोड बना दें तो हम आसानी से, जो हम सिक्किम होते हुए जाते, घूम के जाते हैं कहाँ, अमरनाथ मंदिर तक, या व्यापार करने के लिए घूम के जाते हैं, हम डायरेक्ट अब यहीं से पहुंच जाएंगे, तुरंत पहुंच जाएंगे। और इधर हमारा चीन है, चीन पर भी अगर हमको नज़र रखना है तो हम आसानी से रख सकते हैं। यहाँ पर हम अपना हथियार वगैरह रख सकते हैं, सेना को रख सकते हैं, यहाँ अमरनाथ मंदिर जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। देखिए यहीं से स्टार्ट हुआ। अब क्या हुआ, भारत क्या सोचा कि जो हम सिक्किम से हो के जाते हैं, घूम के जाते हैं, अगर हम लिपुलेख दर्रा पर ही अगर एक रोड बना दें तो हम आसानी से पहुंच जाएंगे चीन के रास्ते हम पहुंच जाएंगे और चीन के पास पहुंच जाएंगे, व्यापार करने में सही रहेगा और चीन पर भी नज़र रख सकते हैं। अमरनाथ मंदिर, सबसे मेन बड़ी बात का अमरनाथ मंदिर जाने में कितने श्रद्धालु का डेथ हो जाता है, इतना दुर्गम रास्ता है। पर यहाँ से अगर हम बना दिए रोड, तो रोड बनाए हम 8 मई को, देखिएगा अभी, देखिए ध्यान सुनिएगा, 8 मई को हम रोड बनाए 80 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ बनाए, आपको बनाया काला पानी से लिपुलेख तक 80 किलोमीटर का हम रोड बनाए, 80 किलोमीटर रोड बनाए, जिसका राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया। अब यहीं से सारा उसका पेट में दर्द स्टार्ट हो गया, किसको, नेपाल को। अब पर किसके कहने पर, ये छोटा कंट्री जो भारत पूर्णतः आश्रित है, आपको याद होना चाहिए, याद होगा 2015 में जब वहाँ पर भूकंप वगैरह हुआ था, अब भारत थोड़ा देर के लिए रोक दिया था सारा सामग्री भेजने से, तो वहाँ छटपटा गया था नेपाल। आज वही नेपाल सीना ठोक के बोलता है इसको, भारत को, कि हमारा क्षेत्र है। कैसे, चीन के सह पर, चीन को साथ दे रहा है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, नेपाल के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ भारत में नौकरी कर रहे हैं, यहाँ के लोग भी जा रहे हैं। आपको हम एक ताज़ा उदाहरण बता रहे हैं कि कोरोना संकट हुआ है अभी, तो 2 लाख हाइड्रोक्विन और पैरासीटामोल टैबलेट उनको गिफ्ट किए, एज ए गिफ्ट, पैसा नहीं लिए नेपाल से, और दूसरे कंट्री को जब भेजे तो उसको लिए पैसा लिए। आपका क्या है, आपका डेली का रोज़मर्रा का खर्च हम आप लोग को दे रहे हैं, वहाँ पर आपका चल, पर अचानक इतना विवाद, इतना क्यों हुआ?
क्या कारण से हुआ? अब समझने की बात है। यहाँ तो समझ गए कि लिपुलेख दर्रा पर 80 किलोमीटर रोड बनाया जा रहा था, 8 मई को बनाया, उद्घाटन हुआ। अब यही विवाद स्टार्ट हुआ। क्या बोलता है सिक्किम, नेपाल अपना 31 मई को संविधान संशोधन विधेयक पारित करवाया जिसमें यह कहा गया कि सुगौली संधि के तहत नेपाल की सीमा के अंदर लिपुलेख, काला पानी और लिम्पाधुरा ये हमारा क्षेत्र है। ये अपना मानचित्र में इसको शो कर दिया कि लिम्पाधुरा, लिपुलेख और काला पानी ये हमारा क्षेत्र है। मतलब नेपाल अपने अति में मानचित्र में इसको अति कर चेंज कर दिया कि हमारा क्षेत्र है। अब भारत लिपुलेख दर्रा पर 80 किलोमीटर का जो रोड बनाया है ये गैर कानूनी है, इसको लेना पड़ेगा वापस। तो बताइए सुगौली संधि में क्या हुआ था? सुगौली संधि में लिपुलेख से लेकर के पूरा महानदी सब भारत को मिल गया। तो फिर भारत को जब मिल गया और आप भी सुगौली संधि का अगर पालन करते हैं तो फिर अचानक लिपुलेख और लिम्पाधुरा काला पानी आपका कैसे हुआ? तो क्या बोलता है कि लिम्पाधुरा, लिपुलेख और काला पानी नेपाल के धारचूला जिले में पड़ता है, जबकि वास्तविकता ये है कि ये तीनों एरिया उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पड़ता है। ठीक है, ट्राई जंक्शन है, धारा है, धारा 3 को बहा है। देखिए धारा 3 को बहा है, धारा तीन धारा बहा है, 3 धारा, इसीलिए जो कहते हैं ट्राई जंक्शन। अब क्या बोल रहा है नेपाल? क्या बोल रहा है? क्या अब आपको तो भाई 80 किलोमीटर के जो रोड बनाए हैं तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो भारत बोलता है क्यों छोड़ना पड़ेगा? तो बोलता है कि हमारा क्षेत्र है। अब बाकायदे उसने पूरा संविधान संशोधन विधेयक भी पास करवा दिया है। तो देखिए इसके पीछे कहानी क्या है। अभी नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली हैं नेपाली कांग्रेस पार्टी के। केपी शर्मा ओली का भारत से नज़दीकियाँ थोड़ा कम है और चीन से नज़दीकियाँ ज़्यादा है। जितना वो भारत नहीं आए होंगे उससे ज़्यादा चीन गए होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि विचारधारा किधर से किधर बह रहा है। केपी शर्मा जितना बार भारत नहीं आए होंगे उससे ज़्यादा बार चीन गए, चीन से मदद मांग रहे हैं। चीन केपी शर्मा 950 करोड़ क्या मांग के लाए? ऋण मांग के लाए। भारत से नहीं मांगे, किससे मांगे? चीन से मांगे। केपी शर्मा का अपना अस्तित्व धीरे धीरे नेपाल में खो रहा है, उसको जनता नापसंद कर रही है। परंतु वो पद पर क्यों टिके हुए हैं इसके पीछे भी एक रीज़न बता रहे हैं आपको कि नेपाल में जब संविधान का निर्माण हुआ था तो यह कहा गया था कि 2 साल तक नेपाली प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है संसद में। मतलब कि नेपाल के प्रधानमंत्री के ऊपर पद छोड़ने का दबाव 2 साल तक नहीं रहेगा।
2 साल तक तो रह गए, परंतु जो 2 साल वाली जो अवधि जो है ये फरवरी 2020 में समाप्त हो गई। केपी शर्मा ओली का समाप्त हो गई। अब इनको लगने लगा कि अगर हम कोई ऐसा पैतरा नहीं चले, अगर ऐसा हम कुछ नहीं कर पाए तो नेपाल की जनता उन्हें हटा देगी। तो अपना पद को हटता देख एक नया तरह का विवाद पर पैदा कर दिया गया कि नेपाल के सीमा में लिपुलेख, लिम्पाधुरा और काला पानी है। तो नेपाल के प्रधानमंत्री का जो फरवरी 2020 में समाप्त हो रहा था, जो कि पद से नहीं हट सकता है, अब उसने चीन से मदद मांगते हुए भारत के खिलाफ ही क्या कर दिया, मोर्चा खोल दिया। जब मोर्चा खोल दिया तो भारत के कहने पर भी, बार बार कहने पर भी वो इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। बोला कि मेरी सीमा है, इसको हम छोड़ने को तैयार नहीं है। अब नेपाल इस विवाद को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भेजने वाला है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो मुख्यालय द हेग है, द हेग में इसको भेजने वाला है इस मामला को। तो विवाद सिर्फ लिपुलेख और काला पानी और लिम्पाधुरा के कारण ही है। इतना विवाद बढ़ चुका है कि अभी 2-3 दिन पहले नेपाली जो पुलिस है भारतीय क्षेत्र में पथराव किए, गोलीबारी चला। आज बिहार का जो क्षेत्र है कोसी नदी वाला, जहाँ पर डैम बना हुआ है, वो डैम क्षतिग्रस्त है, पर नेपाल उसको मरम्मत करने का अनुमति नहीं दे रहा है। तो देखिए इसका निदान कहीं से भी अब देखिए, अब नेपाल क्या बोल रही है कि हम लिपुलेख को नहीं छोड़ेंगे और हम भारत से युद्ध करेंगे। तो अकेले दम पर तो बोल नहीं रहा है, इसके पीछे किसी तीसरी शक्ति का हाथ है। वो हाथ किसका है वो हर कोई जान रहे हैं, चीन का। अब चीन उसको चीन उसको मदद कर रहा है, कोई तीसरा देश मदद कर रहा है, तभी वो बोल पा रहा है क्या कि हम भारत से अब युद्ध करेंगे। ऐसा नौबत आया तब, पर ऐसे इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने वाला है। अब ले जाने वाला है तो अब इसमें एक ही उपाय हो सकता है कि इससे अच्छा है कि शांतिपूर्वक बैठ करके दोनों देश कूटनीतिक मतलब होता है क्या कि दोनों तरफ का अधिकारी रहेंगे, दोनों तरफ का अधिकारी शांतिपूर्वक इस समस्या का निदान ढूंढें। यह भारत के लिए भी उत्तम रहेगा और नेपाल की जनता के लिए भी उत्तम रहेगा। दोनों के उत्तम के लिए कूटनीतिक विचारधारा पर ही शांतिपूर्वक उसको लेकर के इस समस्या को हल करना चाहिए। तो यह था भारत और नेपाल के बीच में सीमा विवाद। ये पूरा का पूरा एक बार 2-4 बार इसको और देखेंगे। इसे ऐसे हम अगली बार आएंगे तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं, इसको पूरा एक बार थोड़ा मोड़ा इसका रिवीजन करवा देंगे। फिर हम कोई नया समसामयिक घटना के साथ में आते हैं, जैसे कि भारत और चीन के बीच में अभी विवाद काफ़ी बढ़ चुका है, तो इसके बारे में हम कुछ सोचेंगे, इसको लाएंगे उसके बाद। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसको ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी दिखाएं। और ये अब एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।